आज के क्लास में विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन में हम लोग डिफाइन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड यूजिंग कैपिलरी मेथड और टोरिचेली थ्योरम डिराइव करेंगे। ये देखिए फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली यूज होता है विस्कस फ्लूइड के लिए। तो अगर देखिए ये आपके ग्राउंड है और यहाँ पर अगर एक लिक्विड फ्लो हो रही है, तो अगर यहाँ पर एक लिक्विड अगर फ्लो हो रही है तो लिक्विड विस्कस लिक्विड है तो वो लेयर्स की तरफ फ्लो होगी। तो जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, आगे की लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद ऊपर के लेयर्स की वेलोसिटी क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगी। तो आप देखिए कि लिक्विड जो रहता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर्स में फ्लो होता है, और उसी तरह से अगर एक पाइप में आप लोगे तो लेयर्स आपके सिलेंड्रिकल बनेंगे। तो जो लेयर सेंटर में रहेगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, उसके ऊपर की जो नेक्स्ट सिलेंड्रिकल लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, उसके ऊपर के और सिलेंड्रिकल लेयर की और वेलोसिटी कम रहेगी, और जो पाइप के कांटेक्ट में रहेगा उसकी वेलोसिटी जो रहेगी 0 रहेगी। तो इस तरह से पाइप के अंदर जो रहेगी लिक्विड जो रहेगा इस तरह से सिलेंड्रिकल लेयर्स बन के फ्लो होगा, यहाँ पर लेयर्स हॉरिजॉन्टल लेयर बन के फ्लो होगा। तो ये लिक्विड लेयर की तरह क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उनके बीच में विस्कस फोर्स रहता है। अगर विस्कस फोर्स नहीं है तो ये लिक्विड पूरी एक साथ एक ही स्पीड से वेलोसिटी से फ्लो होगी, यहाँ पर भी पूरी लिक्विड एक साथ एक वेलोसिटी से फ्लो होगी। तो हम लोग देखेंगे अगर हमने यहाँ पर कोई दो लेयर को सेलेक्ट किया है, मान लो हमने दो लेयर्स को सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये दो रेक्टेंगुलर लेयर लेता हूँ। इसके बॉटम में जो लेयर रहेगी इसकी वेलोसिटी v रहेगी, इसके ऊपर की लेयर थोड़ी सी हाई वेलोसिटी में रहेगी। तो ये देखिए ये कितने का डिफरेंस रहेगा, डेल्टा v, क्योंकि ये ऊपर की लेयर थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो होती है, तो वो नीचे के लेयर पे क्या करता है, ऐसे फॉरवर्ड पे फोर्स लगाता है ताकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, और ये डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ये निकल जाए। तो उसी तरह से जो लेयर नीचे रहता है वो ऊपर वाले लेयर को क्या करता है, ऐसे पीछे से फोर्स लगाता है ताकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप देखोगे कोई भी अगर आप लेयर ले रहे हो तो उस पर 0 फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके नीचे का लेयर क्या करेगा, इसके ऊपर पीछे से फोर्स लगाएगा। तो कोई भी एक लेयर आप ले रहे हो तो उस पर 0 फोर्स लगेगा, इसके लिए वो एक ही वेलोसिटी से आगे मूव होती जाएगी। अब न्यूटन जो है ये विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला दे रहा है कि जो विस्कस फोर्स रहेगा ये डिपेंड होगा आपके नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब ये लिक्विड कौन से विस्कोसिटी कितनी है इस लिक्विड की, साथ में ये डिपेंड होगा ये साइज ऑफ द लेयर मतलब एरिया ऑफ द लेयर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब दोनों लेयर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी और डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। तो ये देखिए आप ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, ये विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला है, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, और ये न्यूटनियन लिक्विड यानी कि विस्कस लिक्विड के लिए यूज होता है। तो F को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए दोस्तों हम F को क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स, और आप ये जो इसको बोलेंगे ईटा जो रहेगा इसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड, और ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड होता है, साथ में उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है। ए को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एरिया ऑफ लेयर, ए को आप बोलोगे एरिया ऑफ लेयर, और डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स को आप बोलोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज करके दोनों लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है उसको आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर आपने ग्लास की ट्यूब ली हुई है और अगर आप उसके अंदर यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब को आप वाटर के अंदर डालते हो तो वाटर इस ट्यूब के अंदर राइज हो जाता है, और आप देखिए इस ग्लास ट्यूब के अंदर वो जो एक सरफेस बनाएगा, ये एक देखिए इस तरह से, ये जो सरफेस आप देख रहे हो इस तरह से ये कॉनकेव सरफेस बनाता है। देखिए एयर की तरफ ये कॉनकेव है,
तो अगर ये लिक्विड राइज होती, ये वाटर है, तो वाटर जो है एयर के साथ में देखिए एक कॉन्केव सरफेस बनाता है। और अगर हम लोग ने एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया है सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, और ये जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं मेड विद दिस सॉलिड, और मेजर करते हैं इनसाइड द ग्लास, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये वाटर और ग्लास के लिए लेस देन 90 रहता है, तो बेसिकली ये एक्यूट एंगल रहता है। तो उसी तरह से अगर आपने ये मरकुरी के लिए मेजर किया हुआ है, तो मरकुरी जो रहता है ये देखिए, ये राइजिंग लिक्विड नहीं, ये डिप्रेसिंग लिक्विड है, ये नॉन वेटिंग लिक्विड है। वाटर जो है वेटिंग लिक्विड है, यहाँ पर मैंने वाटर डाला हुआ है, ये वेटिंग लिक्विड है, ये राइजिंग लिक्विड है। मरकुरी जो है नॉन वेटिंग लिक्विड है और ये डिप्रेसिंग लिक्विड है। अगर मरकुरी के सरफेस पे अगर आपने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, तो angle made by the tangent plane drawn to the surface and measured inside the liquid, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ द कांटेक्ट। द एंगल मेड बाय द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये मरकुरी ले ग्रेटर देन 90 रहेगा, तो यूजुअली ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा मरकुरी के साथ में, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सरफेस टेंशन निकाल रहे हैं लिक्विड की बाय यूजिंग कैपिलरी राइज मेथड। तो ये बेसिकली लेबोरेटरी में किया जाता है, हम लोग सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड निकालते हैं बाय कैपिलरी राइज मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, और आप देखिए पानी भरने के बाद क्या किया जाता है, एक ग्लास ट्यूब को डाली जाती है अंदर, और बहुत छोटी सी ग्लास ट्यूब ली जाती है, और मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनाता हूँ। और इससे क्या हो जाता है, ये वाटर जो रहता है ये पूरा ऐसा राइज हो जाता है। तो वाटर जो है ये ऐसा पूरा राइज हो जाता है। अब वाटर क्यों राइज होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस। तो वाटर का जो स्किन रहता है, देखिए इस तरह से कॉन्वेव यानी कि एयर के तरफ क्या है, ये कॉन्केव है। तो वाटर का जो सरफेस है, देखिए ये एयर के तरफ क्या है, यहाँ पर कॉन्केव है। तो ये जो वाटर का सरफेस रहता है, ये देखिए ये पूरा जो वाटर का सरफेस है, ये पूरा सर्कल जो रहता है ये ग्लास के कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लास पे क्या करता है, ऐसे ये पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। तो पूरे ग्लास के ऊपर ये सरफेस टेंशन के फोर्स अप्लाई करता है, और ग्लास भी उसको इस तरह से ये पुल करता है। तो ग्लास भी इस तरह से इसको पुल करता है, और आप देखिए ये ग्लास भी इसको इस तरह से पुल कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो ऊपर देखिए ये टी कॉस थीटा लगेगा, और नीचे जो रहेगा ये देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा टी कॉस थीटा रहेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा टी साइन थीटा रहेगा। तो टी साइन थीटा जो रहता है ये इनफेक्टिव रहता है पानी को ऊपर पुल करने में, लेकिन जो पूरा वाटर के जो रिम है उसके ऊपर देखिए ये वाटर का जो पूरा रिम रहता है ये कांच के कांटेक्ट में रहता है। तो पूरा ऊपर की तरफ यानी कि ये पूरा बाउंड्री के ऊपर आप देखेंगे तो ये टी कॉस थीटा लगता है। तो पूरा ये बाउंड्री पे देखिए आप रिम के ऊपर, आप अगर आप सर्कल पे देखोगे तो पूरे इस रिम के ऊपर टी कॉस थीटा लगा हुआ है। तो ये टी कॉस थीटा जो रहता है ये ऊपर ये पूरे वाटर का जो सिलेंडर है इसको पूरा हम लिफ्ट करता है, पूरे वाटर के सिलेंडर को लिफ्ट करता है, और थोड़ा सा जो एयर का पार्ट है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो ये देखिए ये हाइट है, ये जो वाटर के लेवल से जो देखिए ये हाइट है पूरी, ठीक है। तो ये जो वाटर को जब लिफ्ट किया जा रहा है, तो ऊपर जो सरफेस टेंशन के फोर्स लगेंगे, आप ऊपर जो सरफेस टेंशन के फोर्स लगेंगे वो देखिए क्या रहेगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अगर हमने इस रिंग का रेडियस आर लिया हुआ है, तो ऊपर जो सरफेस टेंशन के फोर्स लगेंगे टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। और ये वाटर जो है सिलेंड्रिकल, जो हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, यानी कि वाटर ये सिलेंडर की तरह ये ऊपर लिफ्ट होते जाएगा जब तक के ऊपर का फोर्स इन इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम में जाओगे तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स। अब ऊपर जो फोर्स है देखिए ये टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर है, और नीचे जो फोर्स है ये वेट ऑफ द लिक्विड है, राइट, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो जितना पानी ऊपर लिफ्ट हुआ है उसकी जो वेट रहेगी
ये देखिए ये ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो जितना पानी ऊपर चला गया है उसकी वेट को ये बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो अब हम करेंगे, ये जो मास ऑफ द लिक्विड है इसको हम डेंसिटी में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या रहेगा, मास ऑफ ऑन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो रहेगा वो बेस एरिया इंटू हाइट रहेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। हमारा देखिए ये सर्कल है, नीचे सर्कल है तो इसका बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, ये हाइट है। तो ये देखिए ये डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द लिक्विड आपका क्या बनेगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। मास ऑफ द लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू जी। ये पाई पाई आपका इधर कैंसिल हो गया, आर इधर कैंसिल हो गया। तो आप टेंशन आपका क्या रहेगा, आर एच डेंसिटी जी अपॉन 2 cos थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पानी का सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। आर आपकी रेडियस रहेगी कैपिलरी ट्यूब की, ये जो वाटर जितनी हाइट पे राइज हुआ है, रो जो डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, और थीटा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा। यूजुअली फॉर प्योर वाटर के लिए, अगर आप प्योर वाटर के लिए कर रहे हो तो फॉर प्योर वाटर देखिए आपका थीटा जो यहाँ पर रहेगा वो 0 रहेगा, तो cos 0 आपका 1 रहेगा। तो हम ये सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, आर एच रो इंटू जी अपॉन 2। तो आर जो रहता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, वो हम लोग जो रहता है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से निकालते हैं। तो अगर आप सीजीएस में कर रहे हो तो आर सेंटीमीटर में आएगा, हाइट भी हम लोग क्या ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से लेते हैं तो सेंटीमीटर में आएगा। डेंसिटी जो रहेगी वो अगर आपकी लिक्विड वाटर है तो इसकी डेंसिटी हम लेंगे 1 यहाँ पर सीजीएस में। अगर आप जी ले रहे हो तो सीजीएस में जी आपका रहेगा यहाँ पर 980। और ये सब वैल्यूज पुट करके हम सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, दैट इज डाइंस पर सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हमारा ये सरफेस टेंशन निकल जाएगा। तो हम लोग टी को क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की आपको सरफेस टेंशन निकालनी है। आर को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, आर को हम बोलेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो आर आपका रहेगा रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और यहाँ पर ये जो रहेगा आपका हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब। तो हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब रहेगा आपका, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब। और ये जो रहेगा रो जो रहेगा आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगी, रो आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगी, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, टोरिचेलीज थ्योरम डिराइव करना है यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो चलिए टोरिचेली थ्योरम क्या रहता है, हम लोग एक बहुत बड़ा एक कैन लेते हैं, बहुत बड़ी हम लोग एक वेसल लेते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर पानी भरते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ये जो पानी की वेलोसिटी जो रहती है ये सेकेंड एरिया से, देखिए ये फर्स्ट एरिया है, यहाँ पे पानी पूरा भरा गया है इस टैंक के अंदर। और बेसिकली ऐसे ही होता है कि बॉटम में टैप रहता है, और ये टैप में से जो पानी निकल रहा है इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। और ये बहुत छोटी ओपनिंग रहती है, और बेसिकली इसको ओरिफिस कहा जाता है। और यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है, यहाँ से जो पानी का फ्लो निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी जो निकल रही है इसको हम कहते हैं एफ फ्लक्स। और ये देखिए ये जो एरिया है ये फर्स्ट एरिया है, ये हमारा काफ़ी बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू दी सेकेंड एरिया। तो A1 जो रहेगा ये बहुत ही बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू A1, राइट। और यहाँ की जो वेलोसिटी है पानी की, इसको हम V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे। और यहाँ के प्रेशर को, एयर के प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं P0, यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P0 बोल रहे हैं। और हम दोनों जगह पे क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। तो प्रेशर प्लस हाफ डेंसिटी इंटू V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी इंटू G इंटू H1। तो ये जो पानी की लेवल रहती है
जो यहाँ से ग्राउंड से ये आपका H1 रहेगा, ये जो ग्राउंड रहता है यहाँ से पानी के लेवल को H2 बोलेंगे। ये इक्वल रहता है यहाँ पर P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 रहेगा। ये देखिए ये P0 आपका कट जाएगा यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, ये रो जी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, H1 माइनस H2 इक्वल टू हाफ रो। अब आप ले सकते हो यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, H1 माइनस H2 आपका ये हाइट रहेगा, जो सरफेस से लेके इस पॉइंट पे जो हाइट रहेगा वो रहेगा रो जी इंटू एच, और ये आपका हाफ इंटू रो रहेगा इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हमको V2 स्क्वायर निकालना है। अब आप देखिए अगर हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ की है, ऊपर अगर हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ किया है एरिया 1 इंटू V1 इक्वल टू एरिया 2 इंटू V2, तो देखिए ये जो आपका एरिया छोटा रहेगा तो ये बड़ा रहेगा, ये एरिया बड़ा है तो ये आपका बहुत छोटा रहेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या ले रहे हैं, A2 जो रहता है ये बहुत छोटा ले रहे हैं एज कंपेयर टू A1। जो सेकेंड एरिया है इसको बहुत छोटा ले रहे हैं एज कंपेयर टू A1, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये V1 की इक्वेशन जो रहेगी, यानी हम लोग जो यहाँ पर ले रहे हैं, ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड देट इज A2 डिवाइड बाय A1 इंटू V2, और ये छोटा है एज कंपेयर टू A1 तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, इसको इस पे यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो V1 जो रहेगा हमारा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए ये V1 जो रहेगा ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि A2 आपका बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू A1, तो ये फ्रैक्शन जो रहेगा ऑलमोस्ट नियरर टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके लिए V1 को अगर आपने ज़ीरो ले लिया है तो ये रो इंटू जी इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर आएगा, रो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे जो V2 रहेगी ये V2 स्क्वायर देखिए क्या रहेगी, 2G इंटू एच। देयरफॉर व्हाट इज आवर V2, आवर V2 इज अंडर रूट ऑफ 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, और ये एच क्या रहेगा, एच आपकी हाइट रहेगी फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द वाटर टू दी ओरिफिस, यानी कि यहाँ पे ये जो हाइट रहेगी, यानी कि हाइट ऑफ दी वाटर फ्रॉम दी सरफेस टू दी पॉइंट वेयर दी वाटर इज कमिंग आउट, यानी कि ये आपकी हाइट रहेगी। और V2 क्या रहेगा, आपकी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स रहेगा, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आपने इसको 9.8 लिया हुआ है मीटर्स पर सेकेंड, हाइट को आपने मीटर में लिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल सकते हैं। जो ओरिफिस से जो पानी निकलेगा बाहर, यानी ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओरिफिस से जो पानी बाहर निकलेगा, और ये देखिए हाइट जो है that is height from the surface, height from the surface to orifice। इसको टोरिचिली थ्योरम इसलिए कहा जाता है, इसको टोरिचिली थ्योरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो पानी बाहर निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इक्वल रहेगी टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी यहाँ पे जो पानी बाहर निकलेगा, इसको टोरिचिली थ्योरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी बाहर निकलेगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv2 स्क्वायर, वो इक्वल रहेगा इसी पानी का पोटेंशियल एनर्जी जब वो हाइट पे था, तो mgh रहेगा। तो ये देखिए मास मास कैंसिल हो गया, तो इसके लिए ये v2 स्क्वायर आपका 2gh है,
ये V2 जो रहेगा अंडर 2GH रहेगा। तो इसके लिए इसको कहा जाता है टोरिचेली थ्योरम। तो ये सिमिलर है। अगर आप स्टोन को रिलीज करते हो एक हाइट से, यहाँ से अगर आपने स्टोन को रिलीज किया हुआ है या यहाँ पर पानी का ड्रॉप अगर गिर रहा है, तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी यहाँ पर वो सेम रहेगी, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। So I hope students you have understood all this. Thank you everybody.